हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, पावर शेयरिंग। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग के बारे में आपको बताएगा सबसे पहले कि पावर शेयरिंग होती क्या है। इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे, जिसमें एक श्रीलंका है और दूसरा बेल्जियम है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग अगर अच्छे तरीके से हो तब इसका आउटकम क्या होता है, और अगर ये अच्छे तरीके से ना हो तो इसका आउटकम क्या होता है। और इसी तरीके के कई और क्वेश्चन हैं। उन सारे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं इक्तदार अली खान आपके सामने लेकर आऊंगा। तो विदाउट एनी डिले डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि कभी भी कुछ भी स्टार्ट आप करने जा रहे हो, कोई भी चैप्टर हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबसे पहले वो जो चैप्टर का नाम होता है ना, उसको पहले डिकोड करने की कोशिश करिए। जैसे यहां पर चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग, है ना। पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या है? बेसिक मतलब होता है ना कि कहीं पर पावर है, उसको शेयर किया जा रहा है। अगर आप इस टाइटल को देखेंगे तो टाइटल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही होंगी। इस वजह से, क्योंकि इसमें पूरा इलैबोरेशन के साथ चीजों को नहीं बताया गया है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर देखने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो कंट्रीज का एग्जांपल लिया गया है। सबसे पहली कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। उसके बाद दूसरी कंट्री है, वो है आपकी बेल्जियम। राइट, दो कंट्री के एग्जांपल के जरिए से पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। और एक एक कंट्री का आप एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले आपको बताया जाएगा कि वहां का एथनिक कंपोजिशन है कैसा, वहां पर रहने वाले लोग हैं किस तरीके के। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर बेल्जियम की पॉपुलेशन को देखा जाए तो बेल्जियम में 59% जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग है। मतलब वहां पर 59% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि डच स्पीक करती है, डच लैंग्वेज बोलती है। उसके बाद 40% वहां के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। 59% कौन सी है? डच लैंग्वेज। 40% कौन सी है? वो है आपकी फ्रेंच लैंग्वेज। बाकी का जो बचा हुआ 1% है वो जर्मन लोग हैं। ठीक है, जर्मन लोग हैं। ये बेसिक सी बात है। तीन कैटेगरी के मेनली लोग हैं, मेनली दो कैटेगरी के लोग हैं, जर्मन तो बहुत कम से। 59% कौन है? जो डच स्पीकिंग बोलते हैं। 40% वो है जो कि आपकी फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है एकदम। अब देखिए, ये जो डच स्पीकिंग वाले लोग हैं, ये क्योंकि बेल्जियम में दो इंपॉर्टेंट स्टेट पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं आप यहां पे देखिए। सबसे पहले जो ये येलो कलर वाला आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैमिश रीजन। और जो आपको रेड कलर वाला दिख रहा है, ये है वैलोन रीजन या वैलोनिया रीजन। तो दो मेजर स्टेट पाए जाते हैं कहां पर? बेल्जियम में। और इन दो मेजर स्टेट में से ही ये डच वाले फ्रेंच वाले रह रहे हैं। तो मैं आपको बताया, जो डच जो मेजॉरिटी वाले लोग थे वो कहां पर रह रहे थे? वो फ्लैमिश रीजन में रह रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, फ्लैमिश रीजन है। और जो आपका वैलोनिया रीजन है, जो कि आपको रेड कलर का दिख रहा है, यहां पर कौन से लोग रहते हैं? फ्रेंच लोग। बात समझ में आ रही है? तो बेल्जियम में दो मेजर स्टेट हैं। कौन कौन से? फ्लैमिश और दूसरा वैलोनिया। दो मेजर तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कौन कौन से? डच और फ्रेंच। मेजॉरिटी में कौन है? डच, जो कि फ्लैमिश रीजन में रहते हैं। माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच, जो कि वैलोनिया रीजन में रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक सा है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे, जो बेल्जियम की कैपिटल है उसका नाम है ब्रुसेल्स। अब जो कंपोजिशन पूरा ओवरऑल बेल्जियम में है, मतलब कि बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन है? डच मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन है? आपके फ्रेंच वाले। लेकिन अगर उसकी बेल्जियम की जो कैपिटल है, जिसको हम लोग ब्रुसेल्स बोलते हैं, वहां पर ओवरऑल बेल्जियम का जस्ट उल्टा है। ओवरऑल बेल्जियम में कौन मेजॉरिटी में था? डच, लेकिन यहां पर डच माइनॉरिटी में है। और ओवरऑल बेल्जियम में फ्रेंच माइनॉरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स में वो लोग क्या है? मेजॉरिटी में है। आई होप कि यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी कि वहां पर लैंग्वेज का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं उसके आगे क्या हो रहा है। ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो बात होती है वो बताया गया है कि ये जो यहां पर माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं बेल्जियम में, ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल और रिच है। मतलब कि पैसा इनके पास ज्यादा है, भरपूर तरीके का पैसा है।
साइमल्टेनियसली जो डच स्पीकिंग लोग हैं, ये लोग इतने ज्यादा प्रॉस्परस, इतने ज्यादा रिच और इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है मेजॉरिटी में, लेकिन इतनी पावर नहीं है। वो लोग माइनॉरिटी में, लेकिन बहुत ज्यादा पावर और पैसा भी उनके पास है। भैया जिसके पास पैसा उसी के पास पावर है, सिंपल सा लॉजिक है। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो 1950s और 1960s में इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज्यादा इफ एंड बट होने लगते हैं। थोड़ा सा जेलस की भावना आती है कि हम मेजॉरिटी में, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो मतलब कि वहां पर कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही थी इसी वजह से। इज दैट क्लियर? क्लियर बात है एकदम। कंपोजिशन हमने देख लिया और वहां की सिचुएशन को हमने देख लिया। बस अभी आप इसको यहां पे रखिए, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हो रही हैं, यहां तक प्रॉब्लम। उसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो अभी हमने बेल्जियम के बारे में देख लिया, अब हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में मैं आपको बता दूं, मेजरली दो तरह की कम्युनिटीज रहती है। सबसे नंबर 1 कौन सी है? सिन्हाला, जो कि ओवरऑल पॉपुलेशन का 74% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है तमिल्स, वो ओवरऑल पॉपुलेशन का कितना है? 18%। 74, 18%। समझ में आ रहा है? सिन्हाला भी एक तरीके की लैंग्वेज है, उसी तरीके तमिल भी एक तरीके की लैंग्वेज है। तो तमिल कितने हैं? 18%, जो कि माइनॉरिटी में। ये जो तमिल है, आगे जाके इनके भी दो ग्रुप होते हैं। एक को हम श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, जो 18% में 13% है। मतलब 18% जो तमिल है, उनका भी क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ है। पहला कौन सा है? श्रीलंकन तमिल, और दूसरा कौन सा है? इंडियन तमिल्स, जो कि 5% है। अब इंडियन तमिल्स वहां पर कैसे आ गए? भाई जब ब्रिटिशर्स यहां पर थे तो यहां से बहुत सारे मजदूरों को ले जाके वहां पर काम करवाया जाता था, वो लोग जाके वहीं पर ही बस गए। तब से उन इंडियंस जो तमिल्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन है? सिन्हालास। उसके बाद कौन है? तमिल्स। तमिल्स में भी कौन है? श्रीलंकन तमिल। उसके बाद कौन है? इंडियन तमिल्स। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद बात आती है, लेकिन क्या वहां पर फिर मुस्लिम्स का क्या है, क्रिश्चियंस का क्या है, हिंदूज का क्या कंपोजिशन है? तो ये तो मैंने आपको लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। अब ये लैंग्वेज वाले रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने, इसको देख लेते हैं। यहां पे देखना, ज्यादातर जो सिन्हालाज हैं वो क्या है? बुद्धिस्ट है। ज्यादातर सिन्हालाज क्या है? बुद्धिस्ट है। उसके बाद ज्यादातर जो तमिल है वो या तो हिंदू है या तो मुस्लिम्स है। तमिल्स जो है वो या तो हिंदू है या तो मुस्लिम्स है। वहीं पर आपके 7% क्रिश्चियंस भी पाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई नहीं है, 7% क्रिश्चियंस भी पाए जाते हैं। ठीक है? कितने परसेंट? 7% क्रिश्चियंस भी पाए जाते हैं। तो रिलीजन में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में कौन है? बुद्धिज्म है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी ये सारी जब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे तब इसमें हम लोग के काम आएगी। तो हमने रिलीजियस कंपोजिशन भी श्रीलंका का देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, यहां पर आने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? पावर शेयरिंग को समझने के लिए हमने 2 तरह के एग्जाम्पल लिए। कौन कौन से? एक लिया है हमने बेल्जियम का, और दूसरा हमने लिया है श्रीलंका का। 2 एग्जाम्पल लिए। हमने दोनों का स्टेटस देख लिया, वहां का कंपोजिशन हमने अभी देख लिया, वहां का कंपोजिशन हमने पूरा देख लिया है। बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी हमने कंपोजिशन देख लिया है। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर एकदम। अब देखिए, अब होता क्या है कि बेल्जियम में जो लोग हैं वहां पर भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में, यहां पर भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में। अब हो ये रहा है कि जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है, उन्हीं ने वहां पर जो डिफरेंट तरीके के मेजॉरिटी और माइनॉरिटी या पूरा एथनिक कंपोजिशन था, वहां के लोगों का कंपोजिशन था, उसको मैनेज करने का तरीका इनका अलग था, श्रीलंका वालों का अलग था। जो बेल्जियम वाले थे, उन्हीं ने पूरे सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया था, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। लेकिन जो श्रीलंका था, उसने अपने यहां वहां का जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला जो टसल चल रहा था, उसको मैनेज करने के लिए एक नया फॉर्मूला यूज किया था, जिसको बोलते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म। बात समझ में आ रही है? तो हमने पहले बेल्जियम की स्टोरी देखी, श्रीलंका की स्टोरी देखी। बेल्जियम में लोगों ने क्या फॉलो किया था? एकोमोडेशन। श्रीलंका में लोगों ने क्या फॉलो किया था? मेजॉरिटेरियनिज्म। अब हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली अगर बेल्जियम ने एकोमोडेशन को फॉलो किया तो उसका आउटकम क्या हुआ।
अगर श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया है तो उसका आउटकम क्या होगा, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका में। सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मेजॉरिटेरियनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है। इसी तरह का ये क्वेश्चन ये बच्ची के भी आता है, तो बच्ची चली जाती है इनके पास, इनसे कहती है कि भाई है क्या मेजॉरिटेरियनिज्म, तो क्या कहते, छोटी बच्ची हो गया, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है, मुझे नहीं पता, जाके आईक्यू सर से पूछो। अब ये आईक्यू सर से पूछने चली गई, ऐसे हैं करवा नहीं रहे, ऐसे ही है, हम ही है, हमारा हल्के मत लियो। तो आईक्यू सर के पास गए, तो आईक्यू सर से पूछा सर ये मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, और आईक्यू सर ने बहुत हल्के में बता दिया। सुनो, मान लो किसी रीजन में मेजॉरिटी है, जैसे श्रीलंका के केस में क्या था, सिन्हाला है और कौन सी है, तमिल्स। मेजॉरिटी में होने की वजह से वहां पर यह परसेप्शन बन जाए कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो उस कंट्री में रूल करेगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रूल कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो वहां पर रहने वाली माइनॉरिटी उनके साथ क्या हो रहा है, मर रहा है, मरने तो कट रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मेजॉरिटेरियनिज्म है, मतलब हमेशा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके ऊपर ही फोकस करना, उसको ही सारे बेनिफिट देना, और माइनॉरिटी वाले के ऊपर एकदम ध्यान न देना। यही क्या है, मेजॉरिटेरियनिज्म। यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं पढ़ दे रहा हूं। The majority should hold the power to rule, potentially disregarding the needs and wishes of the minority groups. बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक सी। तो ये था आपका मेजॉरिटेरियनिज्म। अब बताओ, इन लोगों ने जब मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया तो हुआ क्या। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म को फॉलो किया किस तरीके से, मतलब किस तरीके से मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन थी, सिन्हाला की पॉपुलेशन थी, उनको सपोर्ट किया गया। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था भाई, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को यूज किया गया। कहां पर, यूनिवर्सिटी की पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर सिन्हालास। मतलब कि कभी भी कोई यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, उसमें सिन्हाला को प्रेफरेंस दी जाती है। कोई जॉब आई, सबसे पहले सिन्हालास को दी जाएगी, कोई पोस्ट आई, सबसे पहले किसको दी जाएगी, सिन्हालास को दी जाएगी। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इनका क्या था, स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। क्योंकि आपको पता है सिन्हाला किस रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को। तो स्टेट मतलब कि वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि भाई बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करे और उसको फॉस्टर करे, उसको आगे बढ़ाए। दूसरा तरीका। तीसरी चीज क्या थी कि सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई वहां पर लोग तमिल भी बोल रहे हैं, हो सकता है इंग्लिश भी बोलते हैं, तो सिन्हाला भी बोल रहे थे। उन लोगों ने सिन्हाला को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, और इस तरह के कई और स्टेप्स लिए। अब बताओ, जब ये सारी चीजें हो रही होंगी तो अच्छा तो नहीं लग रहा होगा किसको, तमिल्स को अच्छा लग रहा होगा क्या, नहीं, तमिल्स को क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, दीज डिसीजन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलियनेशन का मतलब अलग अलग फील करने लगे, कि जब ये सारी पॉलिसी वहां की गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी, तो जो वहां के लोग थे श्रीलंकन तमिल से, वो अपने आप को अलग थलग मानने लगे कि भैया हमको एकदम हाशिए पे छोड़ा जा रहा है, हमको छोड़ते ही जा रहे हैं, हम भी तो यहां के नागरिक हैं भाई। अब क्या होगा, श्रीलंकन शांत तो नहीं बैठेंगे, कोई भी नहीं शांत बैठेगा। तो इस बात के अगेंस्ट में श्रीलंकन तमिल्स जो थे, मतलब कि जो तमिल्स लोग थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, पार्टीज बनाना स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाना स्टार्ट किया, और कुछ डिमांड इन्होंने बोली कि भाई हम लोग की कुछ डिमांड है। तो इन सारी बातों से परेशान होकर श्रीलंकन्स ने क्या काम किया है, पार्टीज कर बनाई है, स्ट्रगल किया है, और कुछ उनकी डिमांड थी। जैसे सबसे पहली डिमांड क्या थी, भाई तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सबसे पहली डिमांड। दूसरी डिमांड थी रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या था कि जिस जगह पर वो लोग रहते हैं मेजॉरिटी में, उनको वहां पर राज करने का अधिकार दे दिया जाए। बेसिक सा दूसरा तरीका था, दूसरी डिमांड थी। तीसरा क्या था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब सिन्हाला को ही प्रेफरेंस मत दो, तमिल्स भी तो हैं, स्किल के ऊपर उनको आगे बढ़ने दो। ये तीन मेजर डिमांड थी। आपको क्या लगता है पूरी हुई? कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, बट नथिंग हैपेंड। जब कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है, एक बात तो तुम सप्रेस कर रहे हो, सप्रेस करने के बाद जब हम कुछ डिमांड उठा रहे हैं माइनॉरिटी में, हमारी कुछ डिमांड को भी नहीं मान रहे, तो क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स मतलब सो कॉल्ड तमिल्स और सिन्हाला के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग सिविल वॉर के नाम से जानते हैं।
सिविल वॉर का मतलब क्या? जब कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर के लोग ही आपस में लड़ने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये सिविल वॉर कहां पे स्टार्ट हुई? श्रीलंका में। क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया गया। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? ओके। तो पावर को शेयर अगर सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो आउटकम क्या है? सिविल वॉर। मैं आपको बता दूं कि ये जो तमिल से इनकी एक डिमांड और भी थी। ये लोग एक अपनी अलग सी कंट्री टाइप की बनाना चाहते थे जिसको ये क्या बोलते थे? तमिल एलम स्टेट। इनका कहना था कि भाई जहां पर तमिल्स मेजॉरिटी में रहते हैं उस रीजन को एक अलग स्टेट बना दो। हमें नहीं चाहिए भाई सिन्हालास कहां है, जहां पर तमिल मेजॉरिटी में रहते उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, हम लोग वहां पर रहेंगे। ये भी नहीं माना गया। क्या हो गया? सिविल वॉर। तो मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी की वजह से श्रीलंका किस चीज में फंस जाता है? सिविल वॉर में फंस जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका में मेजॉरिटेरियनिज्म की वजह से क्या होता है? सिविल वॉर। अब देखते हैं एकोमोडेशन कहां पर हुआ है? बेल्जियम में। सबसे पहले एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बेसिक सी लेमन लैंग्वेज में कैजुअली मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई सबका साथ सबका विकास। वहां पर बेल्जियम में आपको पता है फ्रेंच भी रह रहे हैं, जर्मन भी रह रहे हैं, डच भी रह रहे हैं, सबको साथ में लेके चले। ये चीज करने के लिए आपको मैंने बताया था कि 1950s और 1960s में कितना ज्यादा वहां पर बवाल हो रहा था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1970 और 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, इस तरह के बवालों खत्म करने के 4 बार अमेंड किया गया है, मतलब चेंज किया गया था ताकि किसी तरीके से किसी एक मुद्दे के ऊपर कुछ काम हो सके। 4 बार अमेंड किया गया और अमेंड करने के बाद वो लोग एक नतीजे पे पहुंचे। और वो नतीजा पता है किस तरीके का था? वो नतीजा इस तरीके का था कि उन लोगों ने एक मॉडल बनाया जिसमें सब खुश हो गए। फ्रेंच स्पीकिंग भी खुश थे, डच स्पीकिंग भी खुश थे, जर्मन भी खुश थे, लोकल लोग भी खुश थे, मतलब सब खुश हो गए। तो क्या खास थी? उन्होंने क्या काम किया? जो पावर थी वो मेजॉरिटी वालों को सिर्फ नहीं दी, जो माइनॉरिटी वाले थे उनके साथ भी शेयर की। पावर को जब शेयर किया जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया वो यहां पर देख लो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेल्जियम मॉडल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि जो फ्रेंच एंड डच मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट थे उनको इक्वल कर दिया। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स दोनों को एकदम इक्वल कर दिया कि इक्वल डच मिनिस्टर होंगे, इक्वल फ्रेंच मिनिस्टर होंगे। पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर शेयर कर दी, किसके साथ? स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राइट। उसके बाद सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स। अब आपको पता था ना ब्रुसेल्स में ओवरऑल कंट्री का एकदम जस्ट अपोजिट था, फ्लिप था। तो ब्रुसेल्स के लिए एकदम अलग सेगमेंट वो लोग लेके आए थे। और चौथी चीज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था उनका। किस चीज का? कम्युनिटी गवर्नमेंट का। अभी कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहां आई होप कि ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर होंगे बेल्जियम मॉडल के बारे में। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है पढ़ लेते हैं। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी विच हैज अ पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेसिक सा मतलब बस ये था कि जो आपको पता है ना, ज्यादातर बवाल किस चीज के ऊपर होते हैं? रिलीजन के नाम पर। आप देख सकते हो भारत में आजकल, आप देख सकते हो किस नाम पे बवाल हो रहा है? रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये सब मुद्दे सरकार देखेगी ही नहीं, इसके लिए अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। इसके लिए अलग से ही एक ग्रुप बना दिया गया जिसको क्या बोला गया? कम्युनिटी गवर्नमेंट। सरकार को इन सारे मैटर से एकदम अलग रखा गया और रिजल्ट देख लो। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट उन लोगों ने बनाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स वो सब बेल्जियम में पाए जाते हैं। ये बात हम लोगों के लीडर्स को कोई समझाए कि भाई बुद्धि खोलो, रिलीजन को उससे अलग कर दो। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बात समझ में आ रही है? इसकी वजह से अब देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, बेल्जियम में क्या हो रहा है? पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से हुई तो क्या हो गया? पीस। अगर पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से ना हो तो क्या होता है? सिविल वॉर। बात समझ में आ रही है? तो एकोमोडेशन की वजह से क्या हो गया? ये सारी चीजें।
तो आई होप कि यहां तक आप लोग समझ पाएंगे, दो जगहों की, दो रीजन की स्टोरी के बाद आप ये समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है, और अगर पावर शेयरिंग होती है तो उससे क्या होगा, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो उससे क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों है, क्यों होना चाहिए। तो इसके पीछे रीजन फॉर पावर शेयरिंग, दो रीजन मैं यहां पे बताऊंगा। एक रीजन होता है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा होता है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन का मतलब क्या है? प्रूडेंशियल का मतलब है कि हमें पता है कि अगर ये हुआ तो उसका रिजल्ट ये आएगा। जैसे चाय पत्ती है, शक्कर है, पानी है, दूध है, मिलाया, गैस पे चढ़ाया, हमको पता है चाय बन जाएगी। हाँ, ये क्या है? प्रूडेंशियल। हमको पता है अगर ये होगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा। तो पावर शेयरिंग अगर होगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा। क्या आएगा? वो लिखा हुआ है, रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। भाई डिफरेंट, चूंकि हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स रहते हैं, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा खत्म हो जाएगा, लेकिन रिड्यूस हो जाएगा। पहली बात, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। भाई जब कन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो सरकार इन तरह की बेवकूफाना बातों को छोड़कर किसके ऊपर काम करेगी? डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेगी। होगा ये बेटर आउटकम आएंगे, ये तो बात पता ही है। जाहिर सी बात है, पावर शेयरिंग हो जाएगा, पीस स्टैब्लिश हो सकता है। अब कुछ होते हैं मोरल रीजन। मोरल का मतलब क्या है? अच्छी चीज है, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बिकॉज किसी भी डेमोक्रेसी में पावर को इजीली शेयर करना चाहिए, जरूरी है। दूसरा रीजन क्या है? पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस। लोगों का यह अधिकार है कि जब लॉ बनाया जाए तो उनको भी कंसल्ट किया जाए। तीसरी चीज है पावर शेयरिंग वैल्यूएबल। हाँ, सबको पता है पावर शेयरिंग वैल्यूएबल होती है। आई होप यहां तक ये बात समझ गए हो तो क्यों पावर शेयरिंग डिजायरेबल है। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन। मोरल रीजन यहां पे बता दिए मैंने, प्रूडेंशियल रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पावर शेयरिंग ये नहीं है, बल्कि ये है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम क्या देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मेजरली दो तरीके से डिफाइन की जाती है। कैसी? सबसे पहली होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरी होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना, किसी भी कंट्री में, इस फिगर से सब समझ जाओगे, किसी भी कंट्री में जो पावर होती है वो तीन तरीके से डिवाइड होती है। एक होता है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियल पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है? लॉ बनाने वाली पावर। कंट्री में लॉ कौन बनाएगा, राइट? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव पावर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव पावर। लॉ बन गए तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं वो पावर किसके पास जाती है? एग्जीक्यूटिव के पास। अब अगर मान लो कंट्री में किसी तरीके से कोई बवाल आ जाए तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? तो जो लोग डिसीजन लेते हैं उनके पास जुडिशियल पावर होती है। अब ये बताओ, एक को देखते हैं हम लोग, कंट्री में लॉ कौन बनाता है? कंट्री में लॉ कौन बनाता है? अब कंट्री में लॉ बनाने वाले अलग अलग हैं। आपको पता होगा सेंट्रल लेवल पर कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल लेवल पर कौन बनाता है? पार्लियामेंट, ठीक। उसके बाद स्टेट लेवल पर भी तो बनाते हैं ना, स्टेट लेवल पर वो कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर। और इसके बाद लोकल लेवल पर भी तो लॉ बनता है। कहां पर? लोकल लेवल पर। तो कंट्री में जो लॉ बनाने वाली पावर है वो तीन जगहों पर है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। अब यहां पे ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये देखो, ये जो पावर है इसको जब हमने ऐसे शेयर किया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, तो ये जो पावर शेयरिंग हुई है इसी को हम लोग बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसको क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। उसके बाद जो ये वाली हुई है, ये वाली एक ही पावर को जब कई अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड कर दिया है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या? जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में पावर डिफाइन कर दी जाए। पहले क्या होता था, ये सारी जो पावर होती थी वो किसी एक के पास होती थी। जैसे राजा महाराजा जब होते थे तो लॉ बनाने की पावर भी उन्हीं के पास,
लॉ को इंप्लीमेंट करवाने की पावर भी उन्हीं के पास, और उसके ऊपर डिसीजन देने की पावर भी उन्हीं के पास ही होती थी। अब क्या हुआ, आगे मॉडर्न जमाने में क्या होने लगा कि ये सारी पावर, लॉ बनाने वाली पावर कोई और रखता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाली पावर किसी और के पास है, और उसके ऊपर डिसीजन देने की पावर किसी और के पास है। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब पावर, अब देखो लॉ बनाने वाली पावर भी किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट में बैठकर, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर में बैठकर, लोकल लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी लॉ बनाती हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको क्या बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब यही को यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ध्यान रखना, पावर शेयरिंग वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल तो होगी, इसके अलावा भी कभी कभी पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। अब जैसे कैसे मिलती है, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला बताया था। इसके अलावा कभी कभी कुछ प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है, कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अगर सरकार उनके अगेंस्ट में कुछ काम करे तो अपनी बातों को मनवाने के लिए वो सरकार के ऊपर प्रेशर भी डालती हैं। जैसे बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं बता दूं, मान लीजिए कि एक कोई थोक मंडी है, जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हो, जैसे मैं लखनऊ से बात कर रहा हूं, तो लखनऊ में एक मार्केट है जिसको हम लोग नाका मार्केट बोलते हैं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो समझ पाएगा। नाका मार्केट में क्या होता है कि वहां पर मोबाइल से रिलेटेड सब कुछ मिल जाता। अब आप वहां पर गए और आपने मोबाइल के ऊपर 50 रुपए का स्क्रीन गार्ड चढ़वा लिया, या आप मान लो 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट ले लिया, और प्रोडक्ट लेके आप घर पे आ गए, और घर पे जब आए तब आपने देखा कि यार उसके अंदर कुछ स्क्रैच वगैरह पड़ गए या कुछ खराब है। आप तुरंत वापस लेके गए, आपने दुकानदार से बोला भैया ऐसा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये खराब तुमने दिया, इसको वापस कर दो। दुकानदार कहेगा भैया जब तुम ले रहे तब तुमने इसको चेक नहीं किया, अब तुम घर चले गए, हो सकता है ले जाते में तुमसे टूट गया हो, तो आप उससे कहें नहीं 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 तुमसे ही टूटा है, तुम्हारी गलती है। अब दुकानदार कहेगा भैया ऐसा नहीं होगा, हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा कैसे वापस नहीं करोगे, हमारे तो चच्चा विधायक है, वापस उन्हें करना पड़ेगा। तो कहते जाओ तुम अपने चच्चा जो जिसको बुलाना बुला लो, हम नहीं करेंगे वापस। अब जब थोड़ी बहुत आवाज तेज होने लगी तो जो आजू बाजू वाले के दुकानदार थे वो सब आ गए, क्या हो भैया क्या हुआ? कहेंगे देखो भैया सामान हमसे लेके गया तो मेरे पर जिम्मत हो रहा है। आप चाहे जितने बड़े तुर्रम खां हो जाए, लेकिन बात उसी की ही मानी जाएगी क्योंकि पूरी मार्केट उसके साथ बोलेगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों में एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी, जिसको बोलो ट्रेड यूनियन बोलते हैं, व्यापार संघ बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनके एक पर्सन के अगेंस्ट तुमने कुछ बोलने की कोशिश की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। अब मान लो सरकार ने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जिससे उन लोगों को नुकसान हो रहा है, अब वो लोग क्या करेंगे, प्रेशर करेंगे गवर्नमेंट को कि ये तुम पॉलिसी को वापस लो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने हितों को पूरा करने के लिए दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रुप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेशर ग्रुप्स के नाम से। यहां पर भी तो पावर शेयर हो रहा है, देख रहे हो? उनको अधिकार है भैया तुम अपने सिस्टम चलाओ, अपने यहाँ के रूल रेगुलेशन बनाओ, उनको भी तो अधिकार है। ये भी क्या है, प्रेशर ग्रुप भी एक तरीके का क्या होता है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज, सरकार ने लॉ बनाए, सरकार पार्लियामेंट में बैठती है, उसके अगेंस्ट कौन आती है, अपोजिशन पार्टीज। अब इस समय बीजेपी की अगर रूल हो रहा है, रूलिंग पार्टी है, तो अपोजिशन में कौन है, सपा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, इस तरह की अथाह पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन बनाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी तो है, उनको भी तो बोलने का अधिकार है, तो ये भी एक तरीके की कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग हो रही है। तो पावर शेयरिंग बहुत ब्रॉडर लेवल है, आप लोगों के लिए अभी इतना आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रही होगी। अगर रही है तो इस चैनल वीडियो को थोड़ा कुछ और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके, और अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मश करिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। हे व्हाट्सअप लेजेंड, तो टी शर्ट बदल के बाल कटवा के अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेडरलिज्म के बारे में। इससे पहले वाला जो सेगमेंट था जो कि अभी तक आपने देखा है, उसमें हम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है और कितने तरीके का होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट एनी डिले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, व्हाट डज फेडरलिज्म मीन। ध्यान से देखना, जो मैं बता रहा हूं डेफिनेशन लिखी हुई है, ये अपना आप लिख सकते हो, लेकिन जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं समझने के लिए इससे बेहतरीन डेफिनेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या है फेडरलिज्म, समझो। जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज्यादा एंटिटी में हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल। और जहां पर इस चीज को फॉलो किया जाता है हम बोलते हैं कि वहां पर फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में ये बताओ, जो पावर है मतलब लॉ बनाने की पावर, वो किसके हाथों में? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देख रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज्यादा में है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो ये क्या हो गया, इंडिया क्या हो गया, फेडरल कंट्री हो गया। और यहां पर क्या फॉलो किया जा रहा है, फेडरलिज्म फॉलो किया जा रहा है। चाइना में आ जाओ, चाइना में क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट है? अगर होगी भी तो ना के बराबर। वहां पर सारा जो कंट्रोल होती है वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। तो सारा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। फेडरल है वो नहीं। अगर फेडरल नहीं है, जब सारी पावर किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब सारी पावर किसी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जब सारी पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना होकर एक से ज्यादा एंटिटी में डिवाइडेड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट। तो जहां पर फेडरल कंट्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। अब उसी डिफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इन विच द पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री क्या है, वही स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो यहां पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बात देखते हैं हमारे फेडरलिज्म की खास बात क्या होती है। अब मैं जो बात बता रहा हूं इसको बहुत गौर से सुनो। क्या होता है, अक्सर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, आपको 2-4 फीचर्स दे दिए जाएंगे, उसमें पूछेंगे इसमें पता है इसमें से फेडरल फीचर कौन सा है। जो बोलने जा रहा हूं उसको बस यहां से देखना। जिस जगह पर 2 आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल फीचर। देखो फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। जिस जगह पर अगर कोई मुझसे पूछे कि फेडरल फीचर्स क्या होते हैं, जहां पर 2 लिखा हो, बाई लिखा हो, 2 लिखा हो, डुअल लिखा हो, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन में कुछ लिखा हो तो वो किस चीज का फीचर हो जाएगा, फेडरलिज्म का फीचर हो जाएगा, फेडरलिज्म का। ठीक, अब इसके जस्ट उल्टा कहीं पर भी 1 लिखा हो, यूनिट लिखा हो, सिंगल लिखा हो, हां, जब ये तो वो किसका फीचर हो जाएगा, यूनिटरी का। ठीक, तो अभी हम लोग चूंकि फेडरलिज्म के फीचर देख रहे हैं तो एक बार उसके सारे फीचर्स देख लें। बस जो मैंने तुमको बताया उसको ध्यान रखो, बाकी मैं पढ़ा भी दूंगा तुम्हें सब। 2 लिखा हो, बाई लिखा हो, 2 लिखा हो, डुअल लिखा हो, ये सब लीजिए, कहीं पे भी लिखे हो समझ लेना वो फेडरल कंट्री है। चलो देखते हैं पीपीटी के हिसाब से भी। सबसे पहला कि जहां पर भी होगा 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फेडरलिज्म होगा। 2 आया, 2 और मोर लेवल। दूसरी बात, different tiers of government govern the same citizen but each government has power of independent of the others। मतलब कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों किसको गवर्न करती है, सेम सेट ऑफ पीपल को। एग्जाम्पल, जैसे मैं हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मेरे ऊपर कंट्रोल किसका, मतलब मेरे को कौन गवर्न कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। सिंगल सिटीजन हूं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में करती है, और यही फेडरलिज्म की मेन भावना है। उसके बाद, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उसके कुछ बेसिक प्रोविजन है जिसको अकेले कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अमेंड नहीं कर सकती, उसको स्टेट की गवर्नमेंट की मदद लेनी ही पड़ेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, तो पार्लियामेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई, लेकिन कुछ प्रोविजन ऐसे होते हैं कि उसको अमेंड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ती है। और वो प्रोसेस कौन से हैं, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अगर इसको ही चेंज करना होगा तो हमें पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, ये बात हो गई। अब उसके आगे देखते हैं। द जुडिशरी प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर। मतलब
कि आपको पता है इंडिया में पावर, चूंकि फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। अगर इन दोनों में कोई बवाल हो जाए तो इसको कौन देखेगा? उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे पास अवेलेबल है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फीचर फेडरलिज्म का? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कहां से टैक्स लेगी, ये क्लियरली डिफाइंड है कि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे हम भी जाते हैं बाहर खाना पीना खाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह में आप भी जाते होंगे, तो जो रेस्टोरेंट होता है तो जब बिल बन के आता है तो उसके ऊपर आप लोग देखना, उसके ऊपर लिखा होता है CGST और लिखा होता है SGST। GST क्या है? एक तरीके का टैक्स है। C का मतलब ये पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, S का मतलब क्या है? वो पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। गौर करना इस बात को। तो CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाता है, SGST का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा GST का। GST क्या है? एक तरीके का टैक्स। तो डिफाइंड है सब कुछ। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके किसके? फेडरलिज्म के। तो कभी भी फेडरलिज्म के फीचर आए तो आप इसको आराम से मेंशन कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है, मतलब फेडरलिज्म कितने तरीके का होता है। ध्यान से देखो, फेडरलिज्म दो तरीके के हैं। पहला तरीका होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है देख लो। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोला जाता है। अभी मैं आपको लिए बता दूं कि इन अमेरिका का जब आप फ्लैग देखते होगे तो अमेरिका का फ्लैग कुछ इस तरीके का है। यहां पर कुछ स्टार बने हुए हैं ऐसे से, और ये ऐसे कोई डंडा है, ऐसे लाइन है। ये अमेरिका का इस फ्लैग है। ये जो फ्लैग है इसमें ये जो स्टार बने हुए हैं उसमें पता कितने स्टार हैं? 50। कितने? 50। लेकिन शुरुआत में कितने थे? ओनली 13। क्या है इसकी कहानी? ये बात समझ में आई कि अमेरिका के फ्लैग में कुछ जगहों पर स्टार्स बने और कितने स्टार्स हैं? 50 स्टार्स हैं। पहले कितने थे? 13। क्या है स्टोरी समझना। 70s और 80s के टाइम पे क्या होता था? छोटे छोटे से रीजन थे, 13 छोटे छोटे से रीजन थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने आपस में बात की कि काम करते, हम जब तक अकेले रहेंगे तो हमको ये ब्रिटिशर्स परेशान करते रहेंगे, क्यों ना यूनाइट हो जाएं और यूनाइट होने के बाद एक बड़ी सी कंट्री बना लें पूरी। तो ये जो 13 लोग थे ये सब यूनाइट हो गए। इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो शुरुआत में कितने स्टेट थे? 13। अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 50। इस वजह से उसका नाम क्या बढ़ा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका में भी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। लेकिन अमेरिका बना किस तरीके से था? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्योंकि कुछ स्टेट, छोटे छोटे से स्टेट आपस में आके मिलके उन्होंने एक बड़ी सी कंट्री बना दी। तो जब कभी भी छोटी छोटी सी रीजन आपस में मिलके एक बड़ी कंट्री बना देते हैं तो उस रीजन में फॉलो किए जाने वाले फेडरेशन को हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इसी के जस्ट उल्टा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा रीजन है, उसमें अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जब उसको हम लोग छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इंडिया को आप देख लो, इंडिया बहुत बड़ा सा कंट्री है लेकिन उसको हमने 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा बाइफरकेट किया हुआ है। क्यों? ताकि अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए। तो ये बताओ कि क्या इंडिया की आइडेंटिटी खतरे में? नहीं। जब एक बड़े से रीजन को छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और पूरी कंट्री बनी रहे तो उस तरह के फेडरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कि सब अलग अलग तो हैं लेकिन सब एक हैं और वो क्या कहलाता है? कंट्री इंडिया। तो जब छोटे छोटे से रीजन जुड़ के एक कंट्री बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और जब एक बड़ी सी कंट्री को छोटे छोटे से हिस्सों में डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं, राइट? तो ये बात समझ में आ गई। दो तरह की, एक बार पढ़ लेते हैं। द इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट।
ये हो गया। होल्डिंग टुगेदर अ लार्ज कंट्री जैसे कि इंडिया डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज होल्डिंग टुगेदर। अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया इंडिया है, स्पेन है। कमिंग टुगेदर का सबसे बढ़िया यूएसए है, स्विट्जरलैंड है। बात समझ में आ गई? बहुत बेहतर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इंडिया को वो कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि आपके फेडरल कंट्री बनाते हैं। देख लो कौन कौन से फीचर है। सबसे पहली बात है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड 2 tier सिस्टम गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत में इंडिया को 2 tier का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाया था। जैसे इंडिया में शुरुआत में क्या था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट थी और उसके नीचे क्या थी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन 1992 में हमने स्टेट के नीचे भी एक और सिस्टम बना दिया जिसको हम लोग को बोलते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट। आप लोगों ने सुना होगा ना नगर निगम और पंचायत, तो वो यही है। जो अर्बन एरिया होता है, अर्बन एरिया में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी, मतलब कि नगर निगम। और जो रूरल एरिया होता है, रूरल एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत। मतलब कि इंडिया में शुरुआत में जो फेडरेशन था वो 2 लेवल का था, सेंट्रल लेवल पर था, स्टेट लेवल पर था। लेकिन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के बाद उसका एक लेयर और बनाएगी जिसको बोला गया लोकल लेवल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, मतलब कि जो शहरी इलाके होते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, और जो रूरल एरिया होते हैं वहां पर रूल करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचायत बोलते हैं। वही बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं कि ओरिजिनली 2 tier था, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बट लेटर द 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत इन रूरल एरिया एंड म्युनिसिपैलिटी इन द अर्बन एरिया। आई होप कि यहां तक बातें आपको क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसमें, बस सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब देखते हैं और कुछ फैक्ट हैं जो इंडिया को फेडरल बनाते हैं। सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया कि इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, साइमल्टेनियसली स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये बात हमको कैसे पता चलेगी कि किसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप कर दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब क्या है, मतलब कुछ प्रोविजन होते हैं जिसको बोला जाता है शेड्यूल बोलते हैं उसको। कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, जिसमें 3 लिस्ट बताई गई। कौन कौन सी है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या है, इस ही शेड्यूल में जो लिस्ट डिफाइन की गई है वहां पर ये क्लियरली बता दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज के ऊपर लॉ बनाएगी, और दोनों लोग किसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट जो है उसमें सारे मुद्दे लिख दिए गए। जो मुद्दे नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर होते हैं उसके ऊपर कौन लॉ बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। जो शेड्यूल 7 की दूसरी लिस्ट है जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, उसमें स्टेट लेवल की जो इंपॉर्टेंस वाले मुद्दे होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और इसके ऊपर लॉ कौन बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसके ऊपर दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी मुद्दे के ऊपर दोनों में बवाल हो जाए तो किसकी बात मानी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट की बात मानी जाती है। इसके अलावा इन लिस्ट के अलावा एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी के सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1946, 47, 48, 49 में, तो क्या हमको पता था कि एआई आज आ जाएगा, नहीं पता था। तो अब कुछ मुद्दे समय के साथ इवॉल्व होते हैं, तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का। मतलब कि जो नई नई चीजें अपडेट हो रही हैं, अब एआई आ गया था, कोविड आ गया था, किसी को पता था, तो अब इन मुद्दों के ऊपर लॉ कौन बनाएगा।
तो ऐसे सारे मुद्दे जो समय के साथ इवॉल्व हो रहे थे, उनके लिए एक नया सेगमेंट ऐड किया गया था रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट का, और उन सारे ही मुद्दों को रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट रखा गया था। और जितने भी मुद्दे थे उनके पर लॉ कौन बनाता है? उनके पर लॉ बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, तो किस चीज के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, ये बात हमको कहां से पता चलती है? शेड्यूल 7 से। शेड्यूल 7 कहां पर है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। इसमें 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर दोनों। बवाल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है, या मुद्दे होते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, उसके ऊपर कौन लॉ बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। ये कैसे मुद्दे होते हैं? ये इवॉल्विंग टॉपिक होते हैं, समय के साथ साथ नए नए मुद्दे आते हैं, तो ऐसे मुद्दे के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी भी तरह का इशू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।